हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ओनली ऑन अश्विनी फॉर यू। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिन्होंने बंगला साहित्य लिखकर पूरी भारतीय संस्कृति की चेतना में जान फूंक दी। जी बिल्कुल सही समझा आपने, उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें हम गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं। वो एक ऐसे इंसान है जिन्हें ज़्यादातर लोग सिर्फ जनगण मन के लिए जानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी में 34 से ज़्यादा कंट्री घूम चुके हैं, वो भी उस समय अपने ज़माने में जहाँ पे ज़्यादातर समुद्री यात्राएं होती थीं जो बहुत मुश्किल होती थीं। और वो नॉन यूरोपियन पहले इंसान हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला। वो एशिया में पहले इंसान हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। उनका जन्म 7 मई 1861 में कोलकाता की ठाकुरवाड़ी में हुआ और ये अपने 14 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे। इनके पिताजी जो बहुत ही रईस इंसान थे और काफ़ी स्पिरिचुअल भी थे। वो देश विदेश में घुमा करते थे अपनी स्पिरिचुअल डिस्कवरी को खोजने के लिए। इनका नाम रविंद्रनाथ ठाकुर था, लेकिन चूंकि उस समय ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित था और ब्रिटिश लोग इनको ठाकुर के बजाय टैगोर कहा करते थे। ठाकुर का प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं कर पाने की वजह से जो बाद में टैगोर ही प्रचलित हो गए। ये बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा, पढ़ने में इनका मन नहीं लगता था। इसी वजह से इन्होंने अपने बचपन में कई सारे स्कूल बदले और फिर बाद में इनकी व्यवस्था घर पर ही कर दी गई। इनके घर पर इनके जो बड़े भाई थे वो इनको हिस्ट्री, मॉडर्न साइंस और ये सारे सब्जेक्ट मैथ वगैरह पढ़ाया करते थे और कई सारे लेजेंडरी शिक्षक की भी व्यवस्था की गई थी जो इनको घर पर ही आके पढ़ाया करते थे। उसी में से एक नाम है जाड़ोनाथ भट्टाचार्य, जिन्होंने बाद में वंदे मातरम को ट्यून दिया था। जब ये 11 साल के थे तो इनका उपनयन संस्कार हुआ और उसके बाद इनके पिताजी इनको सेल्फ डिस्कवरी के लिए लेके भारत के अलग अलग जगहों पे भ्रमण किए ताकि ये खुद को खोज पाए। और जहाँ पे पहले ये शांति निकेतन गए, वहाँ पे कुछ दिन ये रुके। उसके बाद अमृतसर में रुके। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में घंटों बैठ के गुरुबाणी सुना करते थे। वहाँ से फिर ये हिमालय की गोद डलहौजी में गए, जहाँ पे इनके पिताजी ने इनको एस्ट्रोनॉमी, हिस्ट्री, मॉडर्न साइंस के साथ साथ वेदों और उपनिषदों का भी ज्ञान दिया। चूँकि इनके पिताजी चाहते थे कि ये बैरिस्टर बने और उसकी पढ़ाई के लिए 17 वर्ष की उम्र में इनको इंग्लैंड भेज दिया गया। इंग्लैंड में ये पढ़ाई तो कर रहे थे लेकिन पढ़ने में इनका मन नहीं लगता था। वो घंटों बैठ के लिटरेचर, पोयम, नॉवेल आदि पढ़ा करते थे और उसके बाद ये बिना डिग्री लिए ही वहाँ से वापस आ गए। इनके जीवन के कई सारे पहलू ऐसे भी हैं जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल हैं। चूँकि इनकी माताजी का देहांत बचपन में ही हो गया था तो इनका लालन पालन घरों में नौकर लोगों ने किया। और इनकी एक भाभी थी कादम्बरी देवी, जो उस समय 12 वर्ष की थी जब ये 9 वर्ष के थे। तो इनका बचपन उन्हीं के साथ मैक्सिमम टाइम भी था। फिर धीरे धीरे लोग बड़े होने लगे तो घर वालों को थोड़ा संदेह हुआ और इनकी शादी करवा दी गई 22 वर्ष की उम्र में मृणालिनी देवी से, जो उस समय 10 वर्ष की थी। और शादी के ठीक 4 महीने बाद इनकी भाभी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली और उसके बाद में इनके परिवार में काफ़ी परेशानियां हुई। और भाभी की डेथ के बाद इन्होंने एक गीत लिखा, भांग हृदय, यानी कि ब्रोकन हार्ट। एक और वाकया मिलता है दत्ता एंड रॉबिन्स की एक बुक मैरियट माइंडेड मैन में, जहाँ पे लंदन जाने से पहले इनको 2 महीने के लिए अंग्रेजी सीखने के लिए मुंबई के एक डॉक्टर आत्माराम पांडु खुर्द के पास भेजा गया, जहाँ पे उनकी लड़की 18 साल की उनकी एक बेटी थी अन्नपूर्णा पांडु खुर्द, जो इनसे काफ़ी प्रभावित थी, लेकिन ये भी रास्ता इनका आगे नहीं बढ़ पाया। रविंद्रनाथ टैगोर को चूँकि लिखना बहुत ज़्यादा पसंद था, ये लिख कर अपनी चीज़ें एक्सप्रेस करते थे। तो 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना पहला गीत लिखा और 22 की उम्र में अपना पहला नॉवेल लिखा। इन्होंने एक किताब लिखी गीतांजलि, जो कि कलेक्शन ऑफ पोएम थी, जिसका बाद में इंग्लिश अनुवाद पूरे यूरोप में बहुत फेमस हुआ और उसके बाद ये पूरे यूरोप में स्टार बन गए। इनको अलग अलग देशों में लेक्चर के लिए बुलाया जाने लगा और उस समय तकरीबन इन्होंने 34 देशों की यात्रा की, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके बाद 1905 में जब ब्रिटिश साम्राज्य ने बंगाल का विभाजन किया तो इन्होंने एक गीत लिखा, अमार सोनार बंगला, जो कि बाद में बहुत फेमस हुआ और यही गीत
बाद में चल के बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान यानी कि नेशनल एंथम बना। यानी कि इन्होंने सिर्फ एक देश का नेशनल एंथम नहीं लिखा, इन्होंने दो देश का नेशनल एंथम लिखा। और इन्हीं के एक शिष्य हैं जिन्होंने बाद में श्रीलंका का भी नेशनल एंथम लिखा। इसके बाद 1913 में ये एशिया के सबसे पहले इंसान बने जिनको नोबेल प्राइज़ मिला उस समय में। क्योंकि उस समय नोबेल प्राइज़ बाहर किसी को नहीं मिला करता था, सिर्फ यूरोप के लोगों को मिलता था, लेकिन ये नॉन यूरोपियन पहले इंसान बने जिनको नोबेल प्राइज़ मिला। इसके बाद 1915 में, चूँकि ब्रिटिश साम्राज्य इनका बहुत सम्मान करती थी, इसलिए इनको नाइटहुड यानी कि सर की उपाधि दी। लेकिन इसी के 4 साल बाद जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो इन्होंने वो उपाधि एक फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट के तहत उनको वापस कर दी, जिसको उन्होंने बहुत कोशिश की अंग्रेज़ों ने कि इनको दे दिया जाए, लेकिन इन्होंने नहीं लिया। इन्होंने लिटरेचर, पोयम, नॉवेल, पेंटिंग, कंपोजिंग आदि के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिसके लिए भारत इनका हमेशा रेडी रहेगा। और इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।